ये चैलेंज दिया गया था कि 100 क्रॉस नहीं करेंगे, हम 100 क्रॉस चेक कर चुके हैं और अब हम मैजिक फिगर भी क्रॉस करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे अवाम का, सब लोगों का, जो उन्होंने हमको विश्वास किया है। ये लेके 3rd टर्म हमें विश्वास किया है। बीजेपी धीरे धीरे आगे आएगा और बीजेपी सरकार बनाएगा पश्चिम बंगाल में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज में, रोमाना लगातार आपके साथ बने हुए हैं और ये बड़ी कवरेज भी लगातार बनी हुई है। आंकड़ा आपके सामने है स्क्रीन पर, 292 सीटों का जो आंकड़ा है, टीएमसी को भारी बहुमत मिलता हुआ इस समय रुझानों में दिखाई दे रहा है। 86 पर बीजेपी, यानी जो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि 99 से नीचे ही सिमट जाएंगे, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। यश, और पिछले 7 घंटों में क्या हुआ है 5 राज्यों में, वो आपको दिखा देते हैं। पहले दीदी का खेला होवे, और अब आपको बता देते हैं कि 5 राज्यों में किस तरीके के रुझान हैं, कैसे कैसे जो आंकड़े हैं वो बदल भी रहे हैं और रुके भी हुए हैं। अगर हम पुदुचेरी की बात करें 30 सीटों की, तो बड़ी बातें पहले आपको बता देते हैं इन 5 राज्यों की बड़ी बातें क्या हैं। तो ममता बनर्जी की जीत की हैट्रिक, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं ममता बनर्जी। बंगाल के रुझानों की ये बड़ी बात, और पूरी ताकत ममता बनर्जी ने लगाई। ममता बनर्जी 2016 के नतीजे को फिर से दोहरा रही हैं। 200 के पार ये आंकड़ा चला गया है। टीएमसी और बीजेपी में 11% के वोट का अंतर है। 2019 में ये अंतर इतना बड़ा नहीं था। बाबुल सुप्रियो, स्वप्न दास गुप्ता जैसे बड़े सांसद बीजेपी के, वो पीछे चल रहे हैं रुझानों में। बंगाल में लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया है और शायद ये जो लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का वोट है, यही ट्रांसफर होकर टीएमसी को गया है और ये टीएमसी के लिए बड़ा मददगार भी रहा है। बंगाल में लेफ्ट का जो सुपड़ा साफ हुआ है वो बीजेपी के लिए मददगार नहीं हुआ है, वो टीएमसी के लिए मददगार हुआ है। रोमाना, 5 जो बड़ी बातें हैं राज्यों की बताइए। तो जल्दी से नजर डालते हैं कि ये 5 राज्य जिसके नतीजे आज आपके सामने आ रहे हैं। ऐसे में चुनाव में रुझानों की बड़ी बात यह है कि बंगाल में ममता का जादू बना हुआ है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर नहीं, जोरदार तरीके से सत्ता में वापसी ममता बनर्जी कर रही हैं। तमिलनाडु में 10 साल बाद बदल गई सत्ता। इस बार ना जयललिता और ना ही करुणानिधि, उनकी गैर मौजूदगी में ये चुनाव, और इसमें डीएमके गठबंधन की सत्ता में वापसी। केरल में लेफ्ट ने परंपरा तोड़कर जीत हासिल की है, क्योंकि केरल में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच सत्ता बदलती रहती है हर 5 साल में, लेकिन इस बार इतिहास बदला है केरल के अंदर। एलडीएफ एक बार फिर केरल की सत्ता में वापसी कर रहा है। असम में बीजेपी फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। असम में पिछली बार 2016 में पहली बार कमल खिला था और इस बार इतिहास रचते हुए एक बार फिर असम में बीजेपी सरकार, पुडुचेरी में एनडीए सत्ता में वापसी कर रहा है। तो ये इस वक्त इन 5 राज्यों के चुनाव से, रुझानों से जुड़ी हुई बड़ी बातें आपने देखी। शोभना, बिल्कुल ठीक है। और एक बड़ा मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है, सुबह से ही चर्चा जारी है। यशवंत देशमुख भी हमारे साथ बने हुए हैं, अभय दुबे, राशिद किदवई, अजय बोस, दिबांग आलोक, सभी हमारे साथ है। राशिद किदवई, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो टीएमसी को जो फायदा होता हुआ देखा है, वो कौन सा ऐसा वोट है? क्या वो महिला और मुसलमान वोट है जो इंटैक्ट होकर एक मुश्त ममता बनर्जी को पड़ गया है और बीजेपी यहां तक पहुंच गई कि 99 का आंकड़ा या 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है? जी देखिए शोभना, बंगाल में कांग्रेस हमेशा से रही है, वो चुनाव ज़्यादा ना जीते लेकिन उसका वोट परसेंटेज काफ़ी था। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस जो थी वो नंबर 2 की पार्टी थी, उसको 45 सीटें मिली थी, उस गठबंधन में लेफ्ट से ज़्यादा मिली थी। और एकदम से उसको मतलब शून्य मिलना ये या 1-2 सीटें मिलना, ये बहुत बड़ी एक चौंका देने वाला तथ्य है। दरअसल देखिए, मतदाता जो है उसका एक सोच होती है, जैसी एक कहावत है कि मी एंड माई ब्रदर अगेंस्ट माई कजिन,
मी एंड माय कजिन अगेंस्ट द राशि जी, स्ट्रेंजर। बप्पा चैटर्जी हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इस वो हमारे फॉर्मूले के साथ तहत जुड़ गए। वोटिंग मैं हुई है। आऊंगी आपके पास। बप्पा जी, क्या लग रहा है, ये क्या हो गया? ये तो खेला हो गया। जी, खेला तो राजनीति को जो लोग खेला बना दिए हैं, तो खेला एक्चुअल में जो लोग सोच रहे हैं वो खेला के तरफ बोलेंगे, लेकिन विषय ये है कि जो भी रिजल्ट आएंगी, बीजेपी का सिरधारी है, बीजेपी उसको मान के चलती रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। गलती क्या जो हो भी गई? रिजल्ट आए, क्या गलती समझ पा सत्ता, रही है बीजेपी? हम लोग नहीं, गलती क्या हो गई ये तो बड़े लोग हैं, इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, लेकिन पॉजिटिव साइन ये है कि हम लोग 2 से शुरू किए थे बंगाल में, आज लगभग 86, आपके ही चैनल पे देखें, 86 सीट पे अभी तक जो रुझान है। और मैं बोलना चाहूंगा कि अभी भी 30 से 40 सीट ऐसा है जहां पर ही बिलो 500 विद इन 1000 वोट का एक तो कंपैरिजन चल रहा है। तो अभी लास्ट तक आते आते कुछ सीटों की बढ़त और हम लोगों की देखी जाएगी, और इससे हम लोग नया तरीके से ऊर्जा संग्रह करेंगे, आने वाले दिन के लिए फिर से लड़ाई की शुरुआत करेंगे। तो बंगाल की जनता ने जो सिद्धांत दिया है उसको हम लोग एकदम सर आंखों पे रखते हैं। आप रहिए हमारे साथ, हम आपके पास दोबारा आएंगे। और इस बीच वरिष्ठ पत्रकार अजय बोस जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय दादा, व्हील चेयर पर दीदी ने जो प्रचार किया, क्या आपको लगता है कि वो भी इस चुनाव में एक अहम पहलू, क्योंकि महिला वोटर्स जो दीदी के साथ एकजुट होकर खड़ी रहीं, उस सहानुभूति वाला वोट हासिल करने में कामयाब हुई ममता बनर्जी? बिल्कुल। और मैं बंगाली हूं, और बांग्लार में ये जो बंगाल का लट, बंगाल का लट, ये जो फीलिंग था कि अकेली औरत लड़ रहा है, इतने बड़े बड़े बाहुबली आ गया बाहर से और अकेली लड़ रहे और कोई नहीं है, उसका पार्टी में बड़े बड़े लीडर उसको छोड़ के चला गया जी। ये जो एक अंडरडॉग का जो सिंपैथी फीलिंग, ये काफी काम कर, और खास तौर पे जब एक औरत दिखाती अपनी ताकत, ये अकेली व्हील चेयर पे जा रहे, हाँ, ये हमने इंदिरा गांधी में देखा, हम जयललिता में देखा, हम मायावती में देखा, ये एक इमोशनल अपील है, पर्टिकुलरली जो विमेन वोटर है, इसमें एक इमोशनल अपील है। बिल्कुल। तो आलोक ये मेहता जी, प्रतीकों का राजनीति के अंदर हमेशा अपना महत्व रहा है, और इस बार बंगाल की राजनीति के अंदर, इस चुनाव के अंदर जो प्रतीक हम बार बार देख रहे थे कि एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ वो बीजेपी की पूरी फोर्स है, जिसका जिक्र अभी अजय दा भी कर रहे थे कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो 20 से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने करीब डेरा ही डाल लिया है, 50 से ज्यादा उनकी चुनावी सभाएं, रैलियां वहां पर चल रही हैं, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल उतरा हुआ है, योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, और लोहा लेने के लिए कौन है? लोहा लेने के लिए एक अकेली औरत जो व्हील चेयर पर बैठी हुई है, जिसके पैर पर पट्टी बंधी हुई है, और वो बैठकर अपील कर रही है कि मैं घर में नहीं बैठ सकती, मैं मां बहनों के लिए मैदान में उतरूंगी, तुम मेरा साथ दो, मैं एक पैर से भी खेल जीत जाऊंगी। बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक, एक तो उन्होंने जो काम किया उसका फायदा मिला, दूसरी तरफ देखिए वर्षों तक वो काम कर रही हैं। एक आपने अभी नाम लिया था मायावती जी, अभी हमारे, देखिए मायावती जी से तुलना इसलिए नहीं हो सकती कि इनकी छवि तो बहुत ही ईमानदार ममता की रही, और चाहे कितने उनके लोग भ्रष्टाचार के माने गए, लेकिन इन पर अभी आरोप जरूर बीजेपी ने इस चुनाव में लगाए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ और जनता की सहानुभूति मिली। लेकिन मैं एक दूसरी बात साथ जोड़ूंगा, चूँकि अभी मुझे मौका मिला है जी, अभी चूँकि यशवंत भी हमारे साथ थे, यूपी की भी बात हुई, मेरा ये निवेदन है कि एबीपी या और भी चैनल, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, एबीपी ने मान लो वहाँ संवाददाता गए और उन्होंने यदि दिखा दिया कि भाई 175 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, हमारे आज के समय में जब सब राजनीतिक लड़ रहे हैं, तब कई संपादक रहे लोग जो पढ़ाते भी हैं, वो कहते हैं एबीपी कितना गलत कर दिया। अरे भाई, रिपोर्टर जा रहा है, एक हवा दिख रही है, एक सारा, जैसे आपने कहा सारे मंत्री, सरकार, तंत्र, अच्छा वो उस समय सर्वे नहीं कर रहे। यशवंत जी के तीनों सर्वे में मुझे नहीं मालूम है एक से एग्जैक्ट इसमें फिगर,
लेकिन कहीं ऐसा नहीं दिखाया था कि 175 सीटें बीजेपी को, या मतलब बीजेपी को मिल रही आलोक जी, है। तो आलोक मेरा जी। निवेदन खाली है कि जैसे राजनीति में गंदगी है, जी। मीडिया में एबीपी हो या किसी चैनल पर भी आलोक जी। गलती संवाददाता में संपादक गलती करे, क्षमा मांग ले, लेकिन हमें गाली तो मत दीजिए कि सब ये एबीपी झूठ कर रहा था या आज भी झूठ कर रहा है। इसी तरह से नेता भी एक कम से कम इतना छोड़ें कि कल आज जो जीतेगी, मैं मान रहा हूं कि यदि ममता जीत रही, जैसा अभी तक यशवंत ने भी माना, सरकार बने, बीजेपी आज कहे कि हम ममता जी अब जीतेगी, हम आपके साथ होंगे, कांग्रेस के राहुल गांधी पहले जाकर के माला पहनाएं, कहें कि आप आइए हम मिलकर के क्या कर सकते हैं, सीपीएम करेगी क्या? नहीं करेगी। आलोक फिर जी, मैदान में लड़ाई होगी, आलोक जी, इससे लेकिन ये ज्यादा तो लड़ाई हमेशा रहा ही है ना, होगी, हर ममता उभर के आएंगी। ये डिवीजन तो है ही है ना समाज में, कुछ आपके पक्ष में खड़े होते हैं, कुछ विरोध में खड़े हुए होते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल के साथ हो, चाहे वो मीडिया के साथ हो। अजय बोस भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय बोस जी, जो बीजेपी की मोदी के ऊपर डिपेंडेंसी है कि मोदी आएंगे तो कुछ चमत्कार हो जाएगा और हम सारे वोट हमारे खाते में आ जाएंगे, चाहे वो फिर किसी भी तरह से हो, कितनी भी रैलियां उनको करानी पड़े, क्या अब आने वाले चुनावों में, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का है, उत्तराखंड का है फरवरी में, क्या आने वाले दिनों में बीजेपी को इस रणनीति पर विचार करने की जरूरत है कि सारा दारोमदार आप मोदी के ऊपर ही नहीं डाल सकते, आपको ग्राउंड में कुछ ना कुछ इस तरह का काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसे चेहरे खड़े करने पड़ेंगे जिससे कि आप बीजेपी को आगे बढ़ा सकें? ये बंगाल से सबक बीजेपी के लिए? बिल्कुल, और मैं कह सकता हूं अगर बीजेपी के पास एक बंगाल में अच्छा लीडर होता था तो ये जो आप नतीजे देख रहे हैं ये बिल्कुल अलग होता था, क्योंकि ममता के खिलाफ ये परिवर्तन जो था, परिवर्तन का काफी लहर चला था। हाँ, 2 टर्म के बाद लोग चाहते थे कुछ नया आए और एक ही पार्टी रहा था जिसको लगता था तगड़ा है, अमित शाह, मोदी बाहुबली लगता था। इसीलिए बीजेपी का जो गेन हुआ ये इसी कारण पे ये एक ऑपोजिशन बने जो थोड़ा सा, क्या मोदी फैक्टर को वीक होता हुआ देख रहे हैं आप इस चुनाव में? बिल्कुल, लेकिन मुश्किल है कि आपके पास कोई लोकल लीडर नहीं हो और दिलीप घोष जैसे लीडर हो। मैंने आप मान लीजिए दिलीप घोष जैसे आप लीडर हो तो आप मुख्यमंत्री हिसाब से हम नहीं दे सकते। हाँ, कोई बंगाली, मैं बंगाली भद्रलोक हूँ और बंगाली भद्रलोक क्लास जो है वो दिलीप घोष को मानेगा नहीं। तो ममता का कद का कोई अगर लीडर होता था तो आप ये नतीजे नहीं देते। तो बप्पा तो चटर्जी, आप सहमत है क्या इससे? चेहरा नहीं था बीजेपी के पास, या फिर बंगाल के अंदर बीजेपी का संगठन मजबूत नहीं था? क्योंकि हमने देखा किस तरीके से टीएमसी खाली होती गई और वो बीजेपी में शामिल होती गई। टीएमसी 2, टीएमसी की बी टीम, यही सारे आरोप लगे बीजेपी पर। बीजेपी थी कहां? बिल्कुल। और टीएमसी को तोड़ के एक टीएमसी 2 आप बिल्कुल सही था। जी, आइए बप्पा चटर्जी, आइए। चेहरे की कमी या संगठन की कमी, किसकी कमी? और क्या बप्पा चटर्जी, इसी रोमाना के सवाल में मैं अपना सवाल जोड़ रही हूं कि जो संगठन नाराज था इस चीज से कि आप टीएमसी के बड़े नेताओं को लेकर आ रहे हैं और जो 5 साल हमने ग्राउंड पर मेहनत की वो कहीं साइडलाइन हो रही है, इसी नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को आज भुगतना पड़ रहा है? देखिए, ना बीजेपी में कभी चेहरों की कमी रही है ना नेताओं की कमी रही है। बीजेपी सिर्फ नाम से बीजेपी नहीं है, जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, लेकिन ऑल इंडिया में उनका अस्तित्व कहीं नहीं है। तो बार बार यही बात बोलने जाते हैं कि अमित शाह जी लड़ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के वो एक सदस्य है, ये तो बीजेपी का चुनाव हो रहा है जिताने के लिए आ रहे हैं। ये हम नहीं कहते, ये तो आप कहते हैं कि मोदी फैक्टर है हमारे पास, मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं है, ये तो आप कहते हैं। मोदी फैक्टर है ही, मोदी फैक्टर नहीं है तो ऐसा सुतर करने का बात नहीं। मोदी जी देश के यशस्वी और सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है, यही तो मैं भी कह रही हूं ना।
ठीक है, मोदी जी हमारे रोमाना कुछ बड़ी खबर आ रही है। पार्टी के कार्यकर्ता भी है, इसको भी स्वीकार कीजिए। और जी। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते वो पूरे देश में प्रचार प्रसार करते हैं, चाहे जरा कोई सा भी आपको निर्वाचन हो। रोकूंगी। वो बप्पा पुडुचेरी में चटर्जी, भी जितना समय बीता है वो जहाँ भी बीता है, एक ही तरह बप्पा बंगाल में जी बीता है। आपको रोकूंगी जरा सा, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जी। ईवीएम में गड़बड़ी की खबर आ रही है। उत्तर 24 परगना में दरअसल सर्वर डाउन हो गया है, उत्तर 24 परगना में सर्वर डाउन हो गया है, इसलिए अभी जो काउंटिंग है वो रुक गई है। सर्वर डाउन होने की वजह से उत्तर 24 परगना में अभी काउंटिंग रुकी हुई है और ये काउंटिंग जो है वो पिछले 40 मिनट से रुकी हुई है। आपको बता दें उत्तर 24 परगना, इसके तहत 33 विधानसभा सीट आती है, तो कुल मिलाकर अभी 33 विधानसभा सीट पर काउंटिंग रुकी हुई है। पिछले 40 मिनट से यहां काउंटिंग नहीं हो पा रही क्योंकि सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन होने की वजह से उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों पर जो गिनती का काम था उसे रोकना पड़ा है। शोभना, बिल्कुल। बप्पा जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, बप्पा चैटर्जी। और संजय राउत कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। पूरी तरह से उनके पार्टी को ध्वस्त किया, उनके पार्टी के नेताओं को तोड़ दिया, दबाव डाला, सेंट्रल एजेंसी का दबाव चुनाव के समय, सभी लोग उनके खिलाफ, उनके ही लोग खड़े किए, फिर भी ये बंगाल की शेरनी पीछे नहीं हटी, लड़ती रही और आखिरकार एक ऐतिहासिक जीत ममता दीदी ने प्राप्त की है। ये पूरे देश के लिए, राजनीति के लिए प्रेरणादायी है। लगभग के करीब पहुंची है, बीजेपी इसको भी ये मानकर चल रही कि उनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। दूसरी, अब महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेता पंढरपुर बाई इलेक्शन को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। उठाने दो, देखिए चुनाव में हार जीत होती है। मैंने सुबह भी कहा है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कड़ी मेहनत की, पूरी यंत्रणा लगाई, पूरे देश भर से कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल एजेंसी, सबको काम को लगाया, फिर भी सबके ऊपर ममता, ओ ममता दीदी, ओ दीदी, दीदी भारी पड़ी। मैं इसलिए कि दीदी एक ज़मीन से जुड़ी हुई नेता है और दीदी का आज भी पश्चिम बंगाल के जनता के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है, ये आज दिखा है। आपने बड़ी बड़ी सभाएं की, आपने रैलीज की, आपने बेशुमार धन का इस्तेमाल किया, वो सब दिख रहा है। फिर भी जनता ने पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी को ही अपनी राज्य की कमान संभालने को दी है। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे और बहुत बड़ी बात जो संजय राउत ने कहा, कह रहे हैं बंगाल की शेरनी। मुझे 2012 गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन याद आ रहा है, जब जीतने के बाद नरेंद्र मोदी तब जब चुनकर आए थे, मंच पर चढ़ रहे थे और नीचे से शोर आता था, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। और अब जबकि बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ममता बनर्जी को जीत मिल रही है, तो ये विपक्ष के वो नेता जो लगातार ममता बनर्जी को समर्थन एक तरीके से दे रहे थे नैतिक तौर पर, वो बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी को करार दे रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर, 15वें राउंड की गिनती पूरी हुई है। अभी नंदीग्राम सीट पर 3,800 वोटों की लीड ममता बनर्जी ने ली हुई है। शुभेंदु अधिकारी से शुरुआती कई राउंड्स ममता बनर्जी लगातार पिछड़ती रही, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने जो लीड बनाई है तो वो बरकरार रखी है। 15वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 3,800 वोटों की लीड ममता बनर्जी की इस वक्त। बिल्कुल, और ये जो खेल है ऊपर नीचे का, ये लगातार सुबह से चल रहा है और हमारे साथ दिबांग बने हुए हैं। दिबांग, देखिए ममता बनर्जी लीड ले रही हैं, कभी शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इन आंकड़ों को, इन नतीजों को समझना चाहूं तो क्या ममता बनर्जी का कद जो है वो अब लार्जर देन लाइफ हो गया है? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए होता क्या है कि बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है, और मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से उन्होंने हैदराबाद में छोटा चुनाव लड़ा, पूरे हल्ले से लड़ती है। बीजेपी की एक खासियत है। इसका नुकसान ये होता है कि जब आप इतने हल्ले से लड़ते हैं और चुनाव में जीत नहीं पाते हैं, जब सब कुछ झूम देते हैं, तो आपको सेटबैक भी काफी लगता है।
और ये एक सेटबैक का समय होगा अगर ये वहां पे झटका लगता है। अगर आप इसको नॉर्मल चुनाव की तरह से लड़ते, इतना हल्ला न मचाते, न करते, तो शायद वो सेटबैक नहीं होता। तो इसकी दोनों ही चीज बातें हैं। और पश्चिम बंगाल की जहां तक बात है, वहां बहुत मेहनत की बीजेपी के बड़े नेताओं ने, खासतौर पर अमित शाह ने बहुत ज्यादा वहां पर मेहनत की। और अगर वो 100 से कम रह जाते हैं, 80 और 77 जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, वो वहां तक अगर रह जाते हैं, तो उनके लिए ये एक भारी सेटबैक होगा। और इसकी जो छाया है वो जो उत्तर प्रदेश में बड़े चुनाव है वहां पर मैं इसी पे आने वाली थी। ये बात बहुत समझनी है कि वहां पर दिखाई देगी। मैं यही कहना चाहती थी कि जो स्थानीय दलों के ऊपर जिस तरीके से बीजेपी भारी पड़ती हुई नजर आ रही थी पिछले कुछ वर्षों से, अब ममता बनर्जी ने ये जो बाजी पलटी है, तो कहीं ना कहीं ये स्थानीय जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए भी एक ब्रीदिंग है, और ये एक समय है कि वो भी उसी तरह से एजिटेट करें जैसे ममता बनर्जी ने किया था यूपी में सपा और बसपा की ओर मेरा इशारा है। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, इसलिए अखिलेश यादव ने आज तुरंत इस बारे में ट्वीट किया। अखिलेश यादव वहां उनसे मिलने के लिए भी गए थे। आप देखें, तेजस्वी यादव उनसे मिलने गए थे। तो लगातार ये नेता देख रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ, और एक ममता बनर्जी का कद इनमें काफी ऊंचा है, काफी अनुभवी है। तो एक तरीके से एक भविष्य की राजनीति की तरफ भी ये इशारा करता है। और हम जानते हैं कि किस तरीके से बिहाइंड बैकडोर में किस तरह से शरद पवार ने बड़ी कोशिश की, लेफ्ट और कांग्रेस को समझाया कि वहां पर लड़िए, पर ऐसे मत लड़िए कि ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा नुकसान हो। इस तरह की भी बातचीत हमें सुनाई दी थी। तो एक ये मिलकर एक आगे जो बड़ी लड़ाई होगी 24 के लिए, उसका एक रास्ता, उसका एक खाका यहाँ पर तैयार होता नजर आ रहा है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण मुकाम है ये पश्चिम बंगाल का चुनाव। मेरे ख्याल से बीजेपी को कहीं ना कहीं ये मालूम भी था, और इसलिए बीजेपी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में रही और उनको यहाँ पे झटका लगा। और अब बीजेपी के लिए मुश्किल पश्चिम बंगाल भी है, और उससे बड़ी मुश्किल जो मुझे लगता है वो ये जो कोरोना का झटका लग रहा है, पूरे देश को लग रहा है, हम सब सह रहे हैं। मैं लगातार कोरोना पर बात कर रहा हूँ, तो उस पर मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये विकास कुछ देर पहले बता रहे थे हमको कि किस तरीके से सरकार ने तय किया है कि फाइनल ईयर के MBBS जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अब हॉस्पिटल में मरीजों की देखरेख के लिए जाना अलाउड होगा। मैं बता दूं कि दिल्ली सरकार ने इस बारे में पहल की हुई है, और उन्होंने बल्कि शिफ्ट भी बनाई हुई है। 10 घंटे की जो भी शिफ्ट में काम करेंगे उन्हें 1000, 8 घंटे की शिफ्ट में उन्हें 1000 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। जो 12 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे छात्र, उनको 2000 रुपए मिलेंगे। और दिल्ली सरकार की जो बात है उसमें 4th ईयर और 5th ईयर के स्टूडेंट्स उसमें जा सकेंगे। एक बात नर्सिंग के स्टूडेंट्स है फाइनल ईयर के, उनके लिए भी ये मांग की जा रही थी कि न सिर्फ MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स बल्कि नर्सिंग के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वक्त इस कोरोना काल, संकट काल के अंदर तैनात किया जाना चाहिए, ताकि जो क्राइसिस सिचुएशन है वो किसी तरीके से हैंडल की जा सके और जो प्रेशर है हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर वो थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन दिबांग जी, यहाँ पर आपने बंगाल को लेकर जो एक बड़ी बात की कि देखिए किस तरीके से विपक्ष की धुरी अब ममता बनर्जी बन सकती है। ऐसे में अभय दुबे जी, ये कांग्रेस लेफ्ट ISF गठबंधन की 2 सीटें, जिस बात का जिक्र यहाँ पर दिबांग कर रहे थे कि साहब शरद पवार ने भी पीछे से समझाया कि ममता बनर्जी के अगेंस्ट ज्यादा आप प्रचार मत करो, ये क्या टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से कांग्रेस लेफ्ट 2 पर सिमट गया है क्या? आपको याद होगा कि जब चुनाव प्रचार शुरू ही हुआ था, उसी वक्त ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सामने और CPM के सामने प्रस्ताव रखा था कि क्यों ना हम लोग एक भाजपा विरोधी गठबंधन कर लें जी। लेकिन उन लोगों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बात केवल एक बार हुई, उसके बाद ममता बनर्जी या उनके किसी प्रतिनिधि ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। मुझे लगता है ममता बनर्जी और उनके रणनीतिकारों ने ये आकलन किया होगा कि भाई ये लोग जो गठजोड़ कर रहे हैं उसमें कर क्या पाएंगे, आखिरकार इन्हें क्या मिलेगा, क्या ये चुनाव को त्रिकोणात्मक कर सकते हैं? अगर ये चुनाव को त्रिकोणात्मक करेंगे तो उसका किसका फायदा नुकसान होगा, और अगर ये चुनाव को त्रिकोणात्मक नहीं कर पाएंगे और लड़ाई भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में सीधी होगी तो फिर परिस्थिति क्या होगी? उसके बाद उन्होंने ये आकलन किया, और आकलन करने के बाद उन्होंने पाया कि इनके साथ गठजोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये त्रिकोणात्मक भी करेंगे तो उसका नुकसान भाजपा को होगा, और त्रिकोणात्मक नहीं कर पाए तो उसका TMC को नुकसान नहीं होगा।
तो ये जो आकलन रहा इसके पीछे रहा, मैं नहीं समझता इसके पीछे कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। अभय जी, लेकिन आपको याद होगा कि जिस समय मतदान हो रहा था आप मेरे साथ थे और मैंने ये बात कही थी कि कांग्रेस और लेफ्ट की कहीं ये रणनीति है, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो चुनाव प्रचार बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत दमखम डालते हैं इस चुनाव के अंदर, तो बीजेपी का जो हिंदुत्व वाला एजेंडा है, जो उनका वो फंडा है, उनका वोट इंटैक्ट है, जो वोट काटेंगे वो टीएमसी का काटेंगे। और इसीलिए शायद कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने कोई बहुत चुनाव प्रचार नहीं किया बंगाल में। ये हमारी चर्चा हुई थी उस समय। नहीं, ये चर्चा हुई थी, मुझे याद है। मेरा कहना ये है कि मैं इस तरह से अभी जब मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट को देख के जोड़ रहा था तो ये इस गठजोड़ को 6-7% वोट भी नहीं मिला है। अभी तक जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वोट प्रतिशत दिखाई पड़ रहा है उसको 6-7% वोट नहीं मिला, यानी बिल्कुल ये गठजोड़ बिल्कुल सिफर में चला गया है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस और सीपीएम अपने आप को सिफर बनाने के लिए कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग क्यों करेगी? अगर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग तो इसलिए की जाती है कि थोड़ा बहुत उनको भी लाभ हो। जी, ये तो आप भी मानेंगे कि तमाम विपक्षी दलों की अब एक ही कोशिश है कि कुछ भी करो, मोदी को रोको। और आप जो इस समय जो तमाम विपक्षी नेताओं की जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शरद पवार हो या संजय राउत को भी हमने सुनवाया, वो अपने हारने का दुख इतना नहीं है जितना उन्हें मोदी के हारने की खुशी है या बीजेपी के हारने की खुशी है। इसको आप ऐसे क्यों नहीं देखते? मैं ये कह रहा हूँ, ये चुनाव नतीजों के बाद का पैंतरा है। चुनाव नतीजों में अगर उनको थोड़े से वोट आते और कुछ उन्हें सीटें भी आती तो वो दूसरा वक्तव्य देते। कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, कोई भी पार्टी हो, वो ऐसी कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग क्यों करेगी कि वो डबल जीरो में बदल जाए? देखिए, लोकसभा चुनाव में उन्हें कुछ नहीं मिला, फिर विधानसभा चुनाव में भी उन्हें अगर कुछ नहीं मिलेगा, इसका मतलब बंगाल से उनकी राजनीति पूरी तरीके से खत्म। तो मुझे नहीं लगता कि टेक्निकल ममता बनर्जी ने अपने प्रभाव से, अपनी मेहनत से, अपने नेतृत्व की क्षमता के दम पर अपनी पार्टी, उनकी पार्टी ने जो काम किया था, सड़कें बनवाई थी, उसके दम पर चुनाव जीता है। इसका श्रेय हम सीपीएम और कांग्रेस को क्यों दें? और इस वक्त की बड़ी खबर, खेला होवे टीएमसी 202 पर है। और वो जो नंदीग्राम का संग्राम, जो सीट फंसी हुई अभी तक नजर आ रही थी, जहां मामला बहुत बराबरी का चल रहा था, वहां पर भी ममता बनर्जी बड़ी बढ़त बनाते हुए इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ममता बनर्जी ने 8000 वोटों से लीड ले ली है। 8000 वोट से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। 15वें राउंड की काउंटिंग हो रही है और ममता बनर्जी की लीड 8000 हो चुकी है।